बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आप देख रहे हैं 360 डिग्री न्यूज। इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश और दुनिया के कोने कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा 360 डिग्री घूमेगा और आपके लिए हर वो खबर लेकर आएगा जो होगी दमदार, जो होगी असरदार। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें सिर्फ इस एक बुलेटिन में देखिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत में पहला दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वागत में एक प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया है। बता दें कि पुतिन 30 घंटे तक भारत में रहने वाले हैं और यूक्रेन और भारत के बीच में बड़े समझौते होने वाले हैं। कई बिंदुओं पर उन पर चर्चा होने वाली है। अगले दिन 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन पर चर्चा होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत का दौरा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी भी की। पुतिन लगभग 30 घंटे तक भारत में वक्त गुजारेंगे। उनका ये दौरा भारत और रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर है। अक्टूबर 2000 में राष्ट्रपति पुतिन और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करके इसकी शुरुआत की थी। भारत और रूस के बीच अगले दिन 9 महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना भी है। भारत ने रूस से और अधिक S-400 और इसके उन्नत संस्करण यानी कि S-500 को खरीदने को लेकर डील करने पर भी विचार हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर तो व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले डेलीगेट से कहा गया है कि वे विपक्ष के नेताओं से ना मिले। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत के दौरे को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेशियों से आने वाले सभी डेलीगेट से कहा है कि वो विपक्षी नेता से मुलाकात न करें। पुतिन की भारत यात्रा पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के संबंध सबके साथ हैं। विपक्ष का नेता एक दूसरा परिप्रेक्ष्य देता है। भारत का हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर से आए हुए लोगों से मुलाकात करें। तो व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले डेलीगेट से कहा गया है कि वे विपक्ष के नेताओं से ना मिले। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत के दौरे को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेशियों से आने वाले सभी डेलीगेट से कहा है कि वो विपक्षी नेता से मुलाकात न करें। पुतिन की भारत यात्रा पर कांग्रेस SIR के दौरान बेलोस की तथाकथित मौतों और काम के दबाव को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि सर्दियों की छुट्टी से पहले SIR से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई कोर्ट पूरा करनी चाहती है। बिहार के तर्क के बाद तमिलनाडु और बंगाल के केस की बारी आएगी। SIR के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स की कथित मौत और उन पर बढ़ते कार्य दबाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत सर्दियों की छुट्टी से पहले SIR के मामले पर सुनवाई करना चाहती है। CJI ने स्पष्ट किया है कि बिहार के तर्क पूरे होने के बाद तमिलनाडु और फिर पश्चिम बंगाल के मामलों की बारी आएगी। ये पूरा बैच SIR की संवैधानिक वैधता से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों बड़ा बवाल मचा हुआ है कि जो विधायक हैं हुमायूं कबीर वो वहां पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। उन्होंने कसम भी खाई है। इसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने उनको सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड के बाद उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि 22 दिसंबर को हम अपनी एक नई पार्टी बना सकते हैं। विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने की कसम खा रखी है। विधायक के इस फैसले से नाराज तृणमूल कांग्रेस ने आज उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद हुमायूं कबीर ने कहा है कि 22 दिसंबर को वो अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं।
दरअसल टीएमसी ने हुमायूं कबीर को उनके इस बयान के लिए सस्पेंड कर दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक बाबरी मस्जिद का उद्घाटन किया जाएगा। कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने बताया कि हुमायूं कबीर को उसके इस बयान के लिए चेतावनी भी दी गई थी। बावजूद इसके वो अपने जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद पार्टी ने कार्रवाई करते हुए हुमायूं कबीर को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। एविएशन के नए सुरक्षा नियमों का सीधा असर इंडिगो पर दिख रहा है। तीसरे दिन भी क्रू की भारी कमी से ऑपरेशन चरमरा गए। दिल्ली, मुंबई सहित कई एयरपोर्ट्स पर 300 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। पुणे एयरपोर्ट पर हालात बिगड़ने से यात्रियों को 8 घंटे से ज़्यादा का इंतजार करना पड़ा, भीड़ बढ़ी और 3 यात्री बेहोश हो गए। सबसे बड़ी दिक्कत, एयरलाइंस की तरफ से कैंसिलेशन की कोई सूचना नहीं दी जा रही है। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो इस वक्त लगातार तीसरे दिन भी क्रू की कमी से जूझ रही है। इससे इंडिगो के ऑपरेशन पर बुरा असर भी पड़ा है। दिल्ली, मुंबई सहित 10 से ज्यादा एयरपोर्ट में इंडिगो की 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। पुणे एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर ने बताया कि लगभग 8 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट के दोनों फ्लोर पर यात्री भरे हुए हैं। 3 पैसेंजर इस बीच बेहोश भी हो गए। एयरलाइन की तरफ से फ्लाइट कैंसिलेशन का कोई मैसेज भी नहीं दिया जा रहा। आज आजम खान की पत्नी और बड़ी बहन और बड़े बेटे अब्दुल्ला आजम के बड़े भाई रामपुर जिला कारागार में मिलने पहुंचे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद परिवार बिना मिले वापस लौटा। जब उनसे पूछा गया क्यों, तो तंजीम फातिमा उनकी पत्नी, जिन्होंने कहा आजम खान और अब्दुल्ला आजम से मुलाकात नहीं हुई। उधर से अब्दुल्ला आजम ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया, वहीं आजम खान से भी मुलाकात नहीं हुई। रामपुर जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से परिवार की मुलाकात आज फिर नहीं हो पाई। दोनों 17 नवंबर से रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। आज दूसरी बार आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा, बहन निखत अखलाक और बड़े बेटे अदीब आजम जेल पहुंचे। परिवार करीब 1 घंटे जेल परिसर में रहा, लेकिन बाहर निकलते हुए डॉक्टर तंजीम फातिमा ने बताया कि मुलाकात नहीं हुई है। अब्दुल्ला ने उधर से इनकार कर दिया और आजम खान से भी मुलाकात नहीं हुई है। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में एक चलती BMW कार आग का गोला बन गई। वहीं इसकी घटना सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं बताया जा रहा है पूरा जो मामला है नोएडा के सेक्टर 51 का है। नोएडा में सड़क पर दौड़ती एक लग्जरी BMW कार अचानक आग का गोला बन गई। 1 करोड़ की कीमत वाली ये कार देखते ही देखते भीषण आग की चपेट में आ गई, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना नोएडा फेज 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 91 की सड़क पर। कार में बैठे चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई और सड़क पर धुआं फैल गया। अब तक कार में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। उसी दौरान दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंदौर में ऑपरेशन कालनेमी के तहत सिडकुल पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने 12 बहरूपी बाबाओं को गिरफ्तार किया है, जो खुद को तांत्रिक बताकर श्रद्धालुओं से ठगी कर रहे थे। नवोदय नगर इलाके में ये आरोपी भोले भाले लोगों को जादू टोना और तंत्र मंत्र के नाम पर निशाना बना रहे थे। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत सिडकुल थाना क्षेत्र पुलिस ने 12 बहरूपी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी खुद को बाबा बताकर जादू टोना और तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे। ये गिरोह नवोदय नगर क्षेत्र में श्रद्धालुओं को निशाना बना रहा था। पुलिस की नियमित गश्त के दौरान सभी 12 ठगों को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि भीड़ इकट्ठी होने और अफवाह फैलाने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की है। राजस्थान के अजमेर में जिला कलेक्टर को बम से उड़ाने की धमकी का खत मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दूं कि उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई, डॉग स्क्वाड बुलाए गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा घेराबंदी कर जिला कलेक्टर को सुरक्षित रखा गया। इसके बाद आपको बता दूं कि कलेक्टर कार्यालय में जितने भी कर्मचारी थे वो सुरक्षित है। उसको लेकर अब लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां है वो लगातार जाँच कर रही। राजस्थान के अजमेर में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
धमकी भरा ये मेल सामने आते ही कलेक्ट्रेट कार्यालय और आसपास के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जांच एजेंसियां, डॉग स्क्वाड और पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया और पूरे परिसर की गहनता से तलाशी ली गई। सुरक्षा एजेंसियां उस व्यक्ति की पहचान में अब जुटी हुई हैं, जिसने ये धमकी भरा मेल भेजा है। मेल की सत्यता और धमकी की गंभीरता को लेकर अब जांच जारी है। भोपाल के आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि फिर एक नया बवाल खड़ा हो गया है। सागर विधानसभा के मुरारी पांडेय के द्वारा कुर्मी समाज को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश भर के कुर्मी समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर आज जबलपुर कुर्मी समाज ने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जानकी रमन अस्पताल और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर एसपी कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जानकी रमन हॉस्पिटल की लापरवाही से एक बच्चे की जान गई है। हादसे में घायल बच्चों के हाथ का ऑपरेशन करके लाखों रुपए का बीमा क्लेम तो ले लिया गया, लेकिन इलाज के बाद भी बच्चे का हाथ ठीक होने की बजाय और खराब होने के कगार पर पहुंच गया। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है, लेकिन एसपी का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। देवरिया पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया खुलासा। गैर प्रांतों में हुए डिजिटल अरेस्ट के बाद आरोपी तक पहुंची पुलिस। देवरिया पुलिस ने गैंग के सरगना तेज नारायण को किया गिरफ्तार। बता दें, तेज नारायण मॉरिशस से इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में बदलने की सीख कर आया था तकनीक। देवरिया में साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई हुई है। साइबर पुलिस, एसओजी और बीएसएनएल की संयुक्त टीम ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में बदलकर अवैध कमाई करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सिम कार्ड बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि वो 2015 से 2022 तक मॉरिशस से इलेक्ट्रीशियन था। वहीं उसकी मुलाकात 2 बांग्लादेशी नागरिकों से हुई, जिन्होंने उसे सिम बॉक्स के जरिए विदेशी कॉल को लोकल कॉल में बदलकर मुनाफा कमाने का तरीका सिखाया। विकासनगर के इछाड़ी डैम से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ने के कारण एक शख्स की जान खतरे में पड़ गई। गनीमत यह रही कि समय के रहते बांध का पानी कम किया गया और शख्स की जान बचाई जा सकी। विकासनगर समित रावत, न्यूज इंडिया। हरिद्वार के विकासनगर में टॉन्स नदी पर बने इछाड़ी डैम से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। डैम के ठीक सामने डाउन स्ट्रीम में मरम्मत का काम कर रहे मजदूरों के बीच अफरा तफरी सी मच गई। मंगलवार शाम डैम पर तैनात जल विद्युत निगम के कर्मचारियों ने पानी छोड़ने से पहले 2 बार अलर्ट सायरन बजाया था, लेकिन काम समेट रहे 2 मशीन ऑपरेटर और 1 मजदूर समय पर बाहर नहीं निकल पाए। इन्हीं में से एक ऑपरेटर पॉकलैंड मशीन पर फंस गया। चारों तरफ तेज बहाव, बढ़ता पानी और बीच में फंसा ऑपरेटर अपनी जान बचाने के लिए मशीन के अगले हिस्से पर चढ़ गया। मजदूरों ने पहले सीढ़ी से मदद की कोशिश की, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाई। नोएडा में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 47 सामने आया है। वहीं एक युवक से करीब 12 करोड़ रुपए की ठगी की गई। वहीं युवक ने बताया है, जो पीड़ित युवक है उसने बताया कि उसके पास एक मैसेज आया और मैसेज में उसको निवेश के नाम पर पहले प्रॉफिट दिखाया, उसे 50,000 रुपए का इन्वेस्ट कराया। वहीं प्रॉफिट के नाम पर करीब उसको 9 लाख रुपए दे भी दिया आसानी से, जिसके बाद करीब उससे 12 करोड़ रुपए की ठगी की है। नोएडा के सेक्टर 47 निवासी इंद्रपाल चौहान लगभग 12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। ये नोएडा का अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड माना जा रहा है। पीड़ित को सबसे पहले व्हाट्सएप पर कियारा शर्मा नाम की महिला प्रोफाइल से मैसेज आया। महिला ने बातचीत बढ़ाकर शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर भरोसा जीतना शुरू किया। इसके बाद चौहान को 2 व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ा गया, सुंदरन एएमसी स्टे पॉजिटिव और 111 सुंदरन एएमसी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। ग्रुपों में फर्जी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाकर दावा किया गया कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह सत्यापित और भरोसेमंद है।
शुरुआत में चौहान ने 50,000 रुपए निवेश किए, जिन्हें 9 लाख रुपए प्रॉफिट के रूप में आसानी से वापस मिल गए। इससे उनका भरोसा और बढ़ गया। अगले 17 दिनों में उन्होंने 11,99,00,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। बाद में ठगों ने एक्सैटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के IPO में 17 करोड़ रुपए और मांगने शुरू कर दिए। तब चौहान को शक हुआ और ठगी का एहसास हुआ। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। राजस्थान के जालोर में आज सुबह करीबन नरेगा पर काम कर रही 4 महिला समेत एक बच्चे को जो है तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट कार ने कुचल डाला। मौके पर 2 महिलाओं की जो है मौत हो गई और 2 महिलाओं का इलाज राजकीय अस्पताल में जारी है। बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे पाली अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है लगातार परिजनों से समझाइश कर रही है, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। परिजन का कहना है कि अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो PM नहीं होने देंगे। राजस्थान के जालौर शहर के सामतीपुरा रोड पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठी मनरेगा में काम कर रही 5 महिलाओं और एक बच्चे को रौंदा। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। 3 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे पाली रेफर किया गया, जबकि अन्य 2 महिलाएं जिला अस्पताल में भर्ती हैं। जिला संगरूर के भवानीगढ़ में चलती AC बस को लगी आग। तो गांव चन्नो के पास का मामला सामने आया, जहां चलती AC बस को आग लगी तो सूचना मिलते ही शहर वासियों द्वारा और बस ड्राइवर द्वारा सवारियों को उतारा गया और बस पूरी तरह आग से लथपथ हो गई। तो तभी ये जानकारी को भी बताया गया कि आग लगने का अनुमान तो नहीं हो सका कि किस तरह जो आग लगी है, पर सवारियों की जान को बचा लिया गया। संगरूर के भवानीगढ़ इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। चलते AC बस में अचानक आग लग गई। हादसा गांव चन्नो के पास हुआ। बस में दर्जनों यात्री सफर कर रहे थे, लेकिन बस स्टाफ और स्थानीय लोगों ने तुरंत एक्शन लेकर सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिससे बड़ा जानी नुकसान टल गया। सूत्रों के अनुसार सबसे पहले बस के AC और इंजन कंपार्टमेंट से धुआं निकलना शुरू हुआ, फिर आग की लपटों ने बस को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन बस लगभग पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूबे की योगी सरकार जहां एक और आम आदमी को सुगम तथा मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के तमाम दावे कर रही है, तो वहीं बुलंदशहर के डिबाई में स्थित 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय पर तैनात आई सर्जन अब्दुल रशीद पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले की जानकारी के लिए न्यूज इंडिया टीम जब हॉस्पिटल पहुंची तो न सिर्फ आरोपी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर छोड़कर गायब हो गए। बुलंदशहर के डिबाई स्थित सरकारी अस्पताल में मरीजों ने डॉक्टर और स्टाफ पर रिश्वतखोरी के संगीन आरोप लगाए हैं। मरीजों का कहना है कि आई सर्जन डॉक्टर अब्दुल रशीद ऑपरेशन के नाम पर 1200 से 1400 रुपए वसूलते थे। जानकारी के मुताबिक मरीजों को ऑपरेशन से पहले हॉस्पिटल के बाहर बने अलीगढ़ मेडिकल स्टोर पर भेजा जाता था। वहां स्टोर के कर्मचारियों ने पैसे वसूल कर मरीजों की जाँच कराई। गरीब मरीजों को उधार लेकर भी ये रकम जमा करनी पड़ती थी। जब न्यूज इंडिया की टीम हॉस्पिटल पहुंची तो आरोपी डॉक्टर कैमरे को देखकर ऑपरेशन थिएटर छोड़कर भाग गए। जामनगर में लव मैरिज के बाद 2 परिवार आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी हुई। जामनगर के बेड़ी गांव के अंदर परिवार लव मैरिज के बाद 2 परिवार आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। जामनगर के बेड़ी गांव की बात की जाए तो बेड़ी गांव के अंदर लव मैरिज करने के बाद 2 परिवार आमने सामने आ गए और मामला तंग हो गया। मामला तंग होने के बाद पत्थरबाजी हुई और उसके दौरान कई लोगों को चोट लगी है। जामनगर के बेड़ी इलाके में लव मैरिज के बाद 2 परिवारों के बीच ग्रुप क्लैश और पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार लड़की के परिवार की युवक के परिवार से बहस हो गई, जिसके बाद मामला गर्मा गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक अचानक से हाथरस में पहुंचे। पूर्व ऊर्जा मंत्री रामदेव उपाध्याय के आवास पर उनके पिता की मृत्यु में दुख व्यक्त किया। भाजपा कार्यालय पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उसके बाद लोगों से SIR पर सहयोग करने की अपील की।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक हाथरस पहुंचे। उन्होंने पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय के पिता के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर दुख व्यक्त किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने बीजेपी जिला कार्यालय का दौरा किया। जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम ने लोगों से सहयोग और एकजुटता बनाए रखने की अपील की। प्रदेश में बीएलओ की मौत और उनके मानसिक उत्पीड़न के सवाल पर उन्होंने कहा कि शिकायत आने पर जांच अवश्य कराई जाएगी और इस मामले को चुनाव आयोग के पाले में डाल दिया गया है। इंदौर में होटल SP 97 में नाबालिग कपिल पकड़े जाने पर क्षेत्रवासियों ने किया हंगामा। लगातार इंदौर में तय व्यापार का धंधा लगातार सुर्खियों में। आपको बता दें, कल रात इस होटल 97 में कई नाबालिग लड़कियों और लड़कों के कपिल पकड़े जाने के बाद ये हंगामा सुर्खियों में है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में स्थित होटल SP 97 एक बार फिर विवादों में आ गया है। सोमवार रात पार्षद प्रशांत बडवे और स्थानीय रहवासियों ने होटल में नाबालिग लड़का लड़की समेत कई कपल को रंगे हाथों पकड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि होटल में लंबे समय से संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। होटल के सामने ही एक कन्या महाविद्यालय होने के कारण अभिभावकों में भी चिंता बढ़ी है। पार्षद प्रशांत बडवे ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़की को मैसेज करके होटल बुलाया जा रहा था, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने थाना राजेंद्र नगर में की और कार्रवाई की मांग भी की। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा क्षेत्र में एक युवक जो खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहा था, उस दौरान वो अचेत हो गया। आपको बता दूं कि उस दौरान आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने उसे अस्पताल ले जाया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और शव जो है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा में एक दर्दनाक घटना घटी। खेत में फसल पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय राजू नामक युवक अचेत हो गया। आसपास मौजूद किसान और परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। बनेड़ा अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। तो इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।